वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर पूरी टीम हाजिर खिदमत है। नाजरीन, हम सभी का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पेरिस में समर ओलंपिक्स 2024 के इख्तिताम में 2 दिन बाकी रह गए हैं। गुज़श्ता कुछ दिन भारत के लिए मिले जुले रहे। हॉकी में लगातार दूसरा मेडल आया, ब्रोंज मेडल आया। उम्मीद थी कि बड़ा मेडल आएगा। सेमीफाइनल में भारत की टीम ने जर्मनी के खिलाफ एक अच्छा मैच खेला, लेकिन 2-1 के नजदीकी मार्जिन से जो है बाद में मैच का फैसला हुआ जर्मनी के हक में। इसी तरह जो है ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड की उम्मीद थी, वहां पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया पाकिस्तान के, और नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला। तो काफी कंपटीशन था, लेकिन अब यही कहना होगा कि मिले जुले रहे ये खेल आज तक, और देखना है कोई सरप्राइज आखिरी मोमेंट पे तो नहीं होगा। प्रोग्राम की खास बात आज यह है कि लोकल स्पोर्ट्स के ताल्लुक से एक मकबूल खेल की बात होगी। एक लोकल खिलाड़ी हमारे मेहमान हैं। किस खेल की बात होगी, कौन है मेहमान, इसके लिए आप कीजिए जरा सा इंतजार। प्रोग्राम का आगाज करते हैं मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर की ताज़ा तरीन मुकामी खेलों पर मबनी हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। डूरेंट कप 2024 के दौरान वादी से ताल्लुक रखने वाली फुटबॉल क्लब डाउनटाउन हीरोज ने इंडियन एयरफोर्स को 2-0 से हराया, और दूसरे मुकाबले में ईस्ट बंगाल ने डाउनटाउन एफसी को 3-1 स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत जम्मू में मुनक्कदा 39वीं बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 खुश असलूदी के साथ ही मुकम्मल, जिसमें सूबत जम्मू के अंडर 13 और 15 एज ग्रुप्स के 300 से ज्यादा तलबा व तालिबात ने जोश के साथ की शिरकत। रायपुर छत्तीसगढ़ में मुनक्कदा 46वीं कौमी आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024-25 के दौरान जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर 18 मेडल जीत लिए, जिसमें 8 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रोंज के मेडल है शामिल। लेह में मुनक्कदा 8वां पेंचक सलाद फेडरेशन कप 2024 हुआ मुकम्मल, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस से वाबस्ता खिलाड़ी अरविंद सिंह ने 1 गोल्ड जबकि दीगर खिलाड़ियों ने 2 ब्रोंज और 1 सिल्वर का मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। ये स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम शोपियान में 3 रोज तक जारी डिस्ट्रिक्ट वुशु चैंपियनशिप 2024 रंगारंग तकरीब के साथ ही मुकम्मल, जिसमें खेलो इंडिया वुशु सेंटर शोपियान ने अव्वल मुकाम किया हासिल। इस चैंपियनशिप में कई इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के शेर कश्मीर स्टेडियम पर जारी कबड्डी टूर्नामेंट 2024 हुआ अख्तिताम पजीर, और यहीं पर हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज शाम खेला जाएगा। इन खेलों में जिले के 800 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। आसाम में बीसी रॉय ट्रॉफी 2024-25 के दौरान जम्मू कश्मीर की जूनियर बॉयज टीम ने त्रिपुरा को 6-2 के स्कोर से हराकर सेमीफाइनल के लिए किया क्वालिफाई। 20 साल बाद जम्मू कश्मीर की टीम इस ट्रॉफी में सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने में हुई है कामयाब। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट बडगाम के इंडोर स्टेडियम में कल यानी 10 अगस्त से वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का हो रहा है आगाज, जिसमें जूनियर बॉयज और गर्ल्स और सीनियर मर्द खवातीन खिलाड़ी जुमरू से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत मागाम बडगाम में जारी बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 हुई मुकम्मल, जिसमें इलाके से वाबस्ता 200 से ज्यादा तलबा व तालिबात ने जोश के साथ की शिरकत। बीएफए कुलगाम के ज़ेर एहतमाम वनपुरा में जारी समर जोन नॉकआउट फुटबॉल कप 2024 के और एक मुकाबले में जिद्दा एफसी ने रेल वनपुरा को पेनल्टी शूट आउट में 5-3 की स्कोर से हराकर आगे के लिए रसाई की हासिल। चंद्रहामा पट्टन में जारी एसएनडब्ल्यू फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 अपने आखिरी मरहले में हुआ दाखिल। फाइनल में इतवार को चिनार एफसी इंदरगाम और एचएफसी यदीपुरा की टीमें होंगी आमने सामने।
श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम पर जारी कश्मीर वोमेन्स क्रिकेट लीग 2024 का दूसरा एडिशन हुआ मुकम्मल। फाइनल में अनंतनाग ने श्रीनगर को हराकर खिताब किया अपने नाम। इस लीग में वादी बर से 12 टीमों ने की थी शिरकत। नाजरीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाजरीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। यह प्रोग्राम डीडी कशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है नाज़रीन आपकी खिदमत में। इसके अलावा आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाज़रीन, यूट्यूब पर आप डीडी कशिश चैनल पर जाइए, वहां पर प्ले लिस्ट में आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स आपको मिलेंगे। जब भी आप लोकल खिलाड़ियों के बारे में या लोकल स्पोर्ट्स के बारे में जानने के लिए आप चाहें कोई अच्छे वीडियोज देखने हैं या आपको बातचीत सुनी है खिलाड़ियों की, तो आप वो प्रोग्राम देख सकते हैं। और अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के खास इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। पेरिस ओलंपिक्स अपने हतमी मराहिल में, खेलों के इख्तिताम में 2 रोज बाकी। अब तक मेडल्स टेबल पर चाइना की बरतरी न रही बरकरार। चीन दूसरे नंबर पर पहुंचा, 29 गोल्ड 25 सिल्वर 19 ब्रॉन्ज मेडल्स चाइना के पास। अमेरिका के खिलाड़ियों ने लगाया टॉप गियर, मेडल्स टेबल पर यूएसए हुआ सरे फहरिस्त। 30 गोल्ड 38 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज मेडल्स अमेरिका के पास। ऑस्ट्रेलिया तीसरे, फ्रांस चौथे और ग्रेट ब्रिटेन 5वें नंबर पर। भारत की मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल किया हासिल, हराया तीसरी पोजीशन के मैच में स्पेन को। नीदरलैंड की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया, भारत का लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल। 2021 टोक्यो खेलों में भी भारत ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। मेंस जैवलिन में 2021 के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने भारत को दिलवाया सिल्वर। फाइनल राउंड में नीरज ने भरपूर कोशिश की, ताहम रहे दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान के नदीम अशरफ ने जीता गोल्ड। यह है उनके मुल्क के लिए भी अवलीन ओलंपिक इंडिविजुअल गोल्ड। शूटिंग में 2 ब्रॉन्ज जीतने वाली मानू भाकर का हुआ इस हफ्ते दिल्ली पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। उनके कोच साबिक निशानेबाज जसपाल राणा की भी खूब हुई स्वागत। इसके अलावा विनीश फोगाट जो डिस्क्वालीफाई हुई फाइनल मैच में, उनके लिए प्ली की गई है सीएएस को। मेंस टेनिस का सिंगल्स फाइनल जीता सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। 37 साल की उम्र में उन्हें हासिल किया तारीखी गोल्ड मेडल। और खवातीन का जो सिंगल्स गोल्ड है वो जीता चीन की खिलाड़ी ने। मेंस 100 मीटर का गोल्ड मेडल जीता फोटो फिनिश में अमेरिका के नोह लाइल्स ने 9.79 सेकंड में दूरी मुकम्मल की। खवातीन का 100 मीटर गोल्ड मेडल जीता सेंट लूसिया की जूलियन एल्फ्रेड ने। श्रीलंका ने 27 बरस के बाद भारत के खिलाफ बायलैटरल होम सीरीज जीती। 2-0 से श्रीलंका ने जीत दर्ज की। पहला मैच टाई हुआ था, वेला लगे रहे प्लेयर ऑफ द सीरीज। भारत का मिडिल ऑर्डर हुआ फेल। पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाड में मेजबान वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट का है आज तीसरा दिन। साउथ अफ्रीका ने अब तक बनाए हैं 8 विकेट पर 344 रन। पहला रोज हुआ बारिश से मुतासिर। सोशल मीडिया पर फैंस ने देखी ये तस्वीर। 17 साल बाद साथ आए 2007 T20 वर्ल्ड कप के विनिंग खिलाड़ी धोनी और उनके बॉलर जोगिंदर शर्मा और विनोद कांबली की ये वीडियो वायरल हुई है। ताहम कांबली सामने आए हैं और कहा है कि ये पुरानी वीडियो है, तब उनकी सेहत खराब थी लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल ठीक है। और फैंस को जो है उनके बारे में या उनकी सेहत के बारे में कोई भी परवाह नहीं करनी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है, फिट हैं। और अब नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का जो खास सेगमेंट है वो है मेहमान से मुलाकात। तो कौन है मेहमान, ये आपको बताएंगे मेरे साथी रोशन ख्याल। दोस्तों, वादी का मकबूल तरीन खेल फुटबॉल है। जब भी हम फुटबॉल की बात करते हैं तो बहुत सारे नाम हमारे जहन में उभरते हैं, जिनमें मोहम्मद यूसुफ डार, अब्दुल मजीद ककरू, शफी नारी, मेराजुद्दीन वड्डू, अशफाक अहमद और दानिश फारूक का नाम काबिल ज़िक्र है। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने फुटबॉल के मैदान में बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। आजकल भी कई नौजवान ऐसे हैं जो कि फुटबॉल के मैदान में अपना नाम कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश जारी है। ऐसे ही खिलाड़ी से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आइए मिलते हैं जमशीद अहमद से। जमशीद, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया सर। जमशीद, देखिए फुटबॉल यहाँ का मकबूल तरीन खेल है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, तो इस खेल की तरफ आप कैसे खिंचे चले आए? जबकि मैंने स्टार्ट किया था, पहले मेरा अंकल जो था उसका एक प्राइवेट क्लब लोकल चलता था रैनावारी में, तो मैं छोटा था, मैं उसके साथ जाता था पहले, तो वो खेलते थे। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ स्टार्ट किया, तो फिर मैं एक बार मुझे उतारा ग्राउंड में, फाइनल मैच था उधर, तो वहाँ पे मुझे ऑफ़र आई आप महाराजा में खेलो।
तो फिर मैंने महाराजा में स्टार्ट किया खेलना। तो पहली बार आपने महाराजा फुटबॉल क्लब की तरफ जी, से जी। खेला। किस पोजीशन पे आपने? मैंने मिडफील्ड में स्टार्ट किया। स्टार्ट ही आपने मिडफील्ड में किया किया स्टार्ट। और उसके बाद आप मिडफील्ड में ही खेलते रहे? जी जी। विंग्स में कभी गए होंगे? विंग्स में भी गया। और आपको पता है कि आजकल फुटबॉल ऐसी है कि कभी आपको स्ट्राइकर के तौर पर भी खेलना पड़ता है, कभी फुल डिफेंस में आना पड़ता है सिचुएशन को देखकर। तो ये कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको मिडफील्ड की तरफ खींच लाई, क्योंकि लाइमलाइट तो हमेशा स्ट्राइकर पर रहती है? जी जी। जबकि मैंने पहले स्टार्ट किया महाराजा में, तो मैंने स्टार्ट किया एज अ स्ट्राइकर। फिर वहाँ पे कोच था, उन्होंने बोला आप मिडफील्ड में स्टार्ट करो, शफी नारी ने। तो उसने मुझे अपना नंबर दिया, नंबर 7। उसने बोला ये लगाओ आप स्टार्ट करो मिडफील्ड में खेलना। आपका नंबर 7 है? पोजीशन पे खेलो, क्योंकि वो खेलता था मिडफील्ड में। आपका जर्सी नंबर 7 है? इससे मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की याद आ गई, CR7, उनका भी 7 नंबर है जी। तो ये मुझे बताइए, पहला कौन सा क्लब था महाराजा के बाद जिसने प्रोफेशनल फुटबॉल की तरफ आपको आगे पुश किया, और उसके बाद नेशनल टूर्नामेंट्स में कैसे रसाई आपने हासिल की? फिर पहले तो मैंने महाराजा में ही स्टार्ट किया, तो महाराजा में ही मैंने नेशनल खेला। अंडर 19 मैंने, अंडर 17 पहले मैं गया, उसके बाद अंडर 19 खेलने गया महाराजा से ही। उसके बाद अंडर 21 2 खेले, एक फरीदाबाद में खेला, दूसरा गोवा में खेला। फिर वहाँ से आके मुझे पता चला बैंक को ट्रायल हो रही है, फिर मैंने ट्रायल दी बैंक में। पहली बार संतोष ट्रॉफी का जो मुकाबला आपने खेला, देखिए नेशनल चैंपियनशिप है, संतोष ट्रॉफी एक ऐसा मुकाबला है जिसमें बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए काफी तगदौ करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो आपने संतोष ट्रॉफी किस टीम की तरफ से खेली? जाहिर है J&K की तरफ से की। उस टाइम कौन सी टीम की तरफ खेल रहे थे और फिर कैसे आपका सिलेक्शन हुआ? यहाँ पे ट्रायल हो रही थी, सिलेक्शन हो गई थी, फिर मुझे सिलेक्ट किया गया। फिर होस्ट था जम्मू में, फिर हमने वहाँ पे क्वालिफाई किया। फिर सेकंड राउंड हमें जाना था वाराणसी से हमने फिर जाना था केरला। वाराणसी में हमने क्वालिफाई किया, फिर केरला गए हम खेलने के लिए। कुछ याद है पहला टूर्नामेंट जो संतोष ट्रॉफी का था, पहला मैच किसके साथ था, क्या रिजल्ट आया, और उस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर का कौन सा मकाम हासिल मिला और कौन सा मकाम जम्मू कश्मीर ने हासिल किया? हमने क्वालिफाई राउंड था, वहाँ पे हमको असम को हराना था कि अगर हम ड्रा भी रखते तो हम क्वालिफाई होते। फिर हमने वहाँ एक गोल लीड की, फिर हम क्वालिफाई हो गए। देखिए आसाम की टीम बहुत अच्छी टीम है और इंडिया की बेहतरीन टीमों में से एक उसका नाम लिया जाता है, शुमार किया जाता है। महाराष्ट्र की टीम है, बंगाल की टीम है, नॉर्थ ईस्ट की टीमें हैं, इसी तरह पंजाब की टीम बहुत ज़बरदस्त है और आसाम की टीम भी बहुत शानदार है। ये जो आपका सफ़र है इसके बारे में बताइए। जी, ये हमारा लीग चल रहा था, ये हमने लीग चैंपियन करार दिए थे इधर। फिर ये मुश्ताक मेमोरियल था, ये हमने जीता। ये जम्मू में था डोगरा कप, ये फाइनल जीता, ये भी जम्मू में था, ये भी हमने जीता उधर। ये भी इधर था मुश्ताक मेमोरियल, ये भी जीता। ये FM का टूर्नामेंट था परसों, ये हमने जीता। ये पॉजिटिव कप था, ये भी हमने जीता। ये पॉजिटिव कप था। कौन से साल का है ये? पिछले साल का था। अच्छा, ये मैक्सिमम फोटोग्राफ्स आपके पिछले साल के? जी। तो देखिए आपकी टीम में बहुत शानदार खिलाड़ी हैं और जब भी आपको कोई एजाज़ मिलता है, ट्रॉफी मिलती है, तो आप चाहते हैं कि और आगे बढ़ें। संतोष ट्रॉफी नेशनल चैंपियनशिप तक आप पहुंचे, आप मजीद क्या करना चाहते हैं? क्या आप किसी नेशनल टीम की तरफ से खेलना चाहते हैं, जैसे मोहन बागान है, ईस्ट बंगाल है, गोवा की टीमें हैं, ऐसे बड़े किसी क्लब की तरफ से आपने कभी खेलने की कोशिश की? हर एक प्लेयर की यही चॉइस रहती है कि मैं बाहर खेलूं, अच्छे क्लबों में खेलूं। बस हम मेहनत कर रहे हैं, आगे देखते क्या हो जाएगा। तो ये मुझे बताइए कि जब आप पहली बार यहाँ पे आपने जो सर्टिफिकेट हासिल की ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से, आपने नेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर की कारकर्दगी बिलउमूम कैसी रहती थी? कारकर्दगी तो इवन बेटर ही रहती थी, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट होता था कि उस टाइम में गैप कम मिलती थी प्रिपरेशन के लिए, जबकि बाहर के अगर नेशनल खेलने आते हैं उनका अच्छा कैंप रहता था, हमारा शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड स्टार्ट करना होता था। यही वजह होती थी कि हम परफॉर्मेंस में कम होते थे।
मुझे बताइए, देखिए आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचेस के अंडर भी खेला है। जी जी। मिराजुद्दीन वड्डू हैं, अशफाक के साथ भी आपका इंटरेक्शन रहा है, और सबसे बड़ी बात अब्दुल मजीद ककरू जो कि भारत के कप्तान रहे हैं 5 साल तक, उनके अंडर भी आपने खेला है। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका बड़े बड़े कोचेस के अंडर खेलने का, और इससे आपके खेल की नोक पलक किस हद तक बेहतर हुई है, सुधरी है? कोच सारे अच्छे होते हैं कि उनके टैक्टिक्स इनकी चेंज होती है, टैक्टिक्स में खेलना पड़ता है, जैसे आपको कोच बोलेगा वैसे आपको खेलना है। आपने सोपोर में लास्ट ईयर खेला था, पहली बार सोपोर में अंडर फ्लड लाइट्स एक टूर्नामेंट हुआ, और वहाँ पर इतना लोगों का अज़दहाम था कि आपने जब मैच जीता तो वहाँ पर आपको हाथों हाथ लिया गया, लोग कितने जोश में थे। उस टूर्नामेंट के बारे में बताइए। सोपोर में मैं बहुत लाइक करता हूँ खेलना, क्योंकि वहाँ बहुत क्राउड आता है देखने के लिए। तो हमने वहाँ फाइनल जीता इंडस्ट्रियल फुटबॉल कप, वहाँ पे बहुत प्यार मिलता है हमें। और फिजिकल फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है फुटबॉल में? फिटनेस तो बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है इसमें बहुत ज़्यादा फिटनेस गेम ही है फुटबॉल में। कितने दिन आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद रिकवरी कब लेते हैं आप? मैच डे जब होता है उस टाइम आपकी प्रिपरेशन कैसे होती है? क्या आप मुखालिफ टीम को देखकर प्रिपेयर करते हैं एक दिन पहले कि इसको कैसे टैकल किया जाए, कौन से उनके स्ट्राइकर हैं, उनको किस तरीके से आप कवर करेंगे, कैसे अपनी टीम के लिए बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे? प्रिपरेशन यही रहती है कि पूरा मतलब रेस्ट करना पड़ता है, मतलब स्लीप जल्दी सोना पड़ता है। डाइट का किस हद तक ख्याल रखना पड़ता है? डाइट का हमें चार्ट मिलता है, आप क्या खाओ क्या नहीं खाओ, कितने बजे आप फ्रूट ले लो, कितने बजे आप लंच करो, कितने बजे आप फिनिश करो। तो फिर टीआरसी का ग्राउंड बहुत खूबसूरत ग्राउंड है। यहाँ न सिर्फ दिन को मैच होते हैं बल्कि रात को भी मैच होते हैं फ्लड लाइट्स के दरमियान। लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये जो पूरा ट्रैक है इसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, और ये आखिरी मराहिल में है। इस दौरान जो ये लल पैदा हो गया है, इस साल फुटबॉल की कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो इस ग्राउंड को जल्द से जल्द ले डाउन करने के लिए और बाकी ग्राउंड्स को अवेलेबल रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? क्योंकि आजकल देखिए टूर्नामेंट नहीं हो रहे हैं, तो ये टूर्नामेंट हमेशा होते थे, अब तक 3-4 टूर्नामेंट हो चुके होते थे। मुश्ताक मेमोरियल टूर्नामेंट से सीज़न का आगाज़ होता था, उसके बाद मुख्तलिफ टूर्नामेंट होते थे। इस बार क्या वजह हुई? हम फुटबॉल में बहुत पीछे रह गए। मसला ये है कि हम कि अगर इस करेंगे, मैचेस भी नहीं मिल रहे उतने। पोलो का जो ग्राउंड है वहाँ पर बीच में एक मकाम है, अभी उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तब्दील कर दिया गया है। हॉकी का भी वहाँ रखा गया है, रग्बी का अलग ग्राउंड है, बीच में एक फुटबॉल का ट्रैक है, लेकिन वो अनइवन है। वहाँ पिछले दिनों आपने एक टूर्नामेंट खेला, उस टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वहाँ जो ग्राउंड है वो बहुत अनइवन मिला हमें, क्योंकि पूरी लेवल नहीं थी। जिस हिसाब से हम बॉल देते थे वो मतलब उस हिसाब से नहीं जाती थी। हमारे यहाँ जो नौजवान हैं, छोटे छोटे खिलाड़ी हैं, उनका स्टैंडर्ड कैसा है और कोचिंग कैसी है? कोचिंग तो अभी बहुत अच्छी मिलती है, तो बस यही ग्राउंड का मसले है, ग्राउंड प्रॉपरली नहीं मिलती हर किसी जगह। टैलेंट भी बहुत है यहाँ पे। अब मुझे बताइए कि देखिए बख्शी स्टेडियम में भी फुटबॉल के टूर्नामेंट होते थे, आपने भी खेला होगा, और बचपन में आपने देखा होगा, मुझे याद है 2008 में जब यहाँ दूसरी बार संतोष ट्रॉफी हुई थी तो कश्मीर के खिलाड़ियों ने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अशफाक अहमद ने बहुत अच्छे गोल स्कोर किए, तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने वो मैच देखे। बहुत ज़्यादा शौक़ पैदा हो गया था दोबारा से फुटबॉल के तई, जबकि पहली बार मुझे याद है 1968-69 में पहली बार संतोष ट्रॉफी के मुकाबले हुए थे। तो जो बख्शी स्टेडियम है इसकी एक हिस्टोरिकल पोजीशन है, एक हिस्टोरिकल मकाम है यहाँ की फ़ुटबॉल में। इस वक्त कहते हैं कि बख्शी स्टेडियम की हालत ऐसी नहीं है जहाँ फुटबॉल के मैचेस हो सकें। उसकी क्या वजह है? वहाँ पानी भी जमा होता है, अनइवन भी है। ये क्या वजह हो सकती है कि ये फुटबॉल का इतना मशहूर स्टेडियम अब फुटबॉल के लिए फिट नहीं है? जब हम पहले उधर मैचेस होते थे, पहले उधर ही मुश्ताक मेमोरियल चलता था। अब देखिए ये जो ग्राउंड है पोलो ग्राउंड में, ये इन्होंने फिलहाल रखा गया है फुटबॉल के लिए, हालांकि रग्बी ग्राउंड है। जी, रग्बी ग्राउंड को फॉर द टाइम, पीछे आप देख रहे हैं बड़े बड़े पोल्स रग्बी के,
तो इन्होंने फॉर द टाइम बीइंग रग्बी ग्राउंड को फुटबॉल ग्राउंड बना दिया। जाहिर है इससे रग्बी स्पोर्ट भी मुतासिर होगा और ये एक टाइमली कोई स्टेप है। क्या आप समझते हैं इस तरह के जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स हैं ये किसी खेल के लिए बेहतर हैं? फुटबॉल के लिए, रग्बी के लिए, बाकी खेलों के लिए मुनासिब हैं? ये तो मुनासिब नहीं है। अगर इनको एक यहाँ पे तो एक ही टर्फ है, इनको एक दो टर्फ और लगानी थी, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा स्टेप हो रहा है, फुटबॉल स्कूल चलता है वहाँ पे, बच्चे आ रहे हैं, जबकि ग्रास रूट लेवल से यहाँ पे अगर बच्चे खेलेंगे तो इनका बेसिक भी अच्छा रहेगा, फिर ये ऊपर अच्छा जाएंगे। देखिए जमशीद, आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्राउंड होते थे, बहुत अच्छे ग्राउंड होते थे, जिनकी तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। बहुत बड़े बड़े स्टेडियम होते थे, गनी मेमोरियल स्टेडियम था, इस तरफ पामपोर में बहुत अच्छा ग्राउंड था, गोलबाग था, आप देखिए हुजूरी बाग जिसको कहते थे अब इकबाल पार्क बन गई है, वो एक प्लेइंग ग्राउंड था। बख्शी स्टेडियम का हाल क्या है? टीआरसी का टर्फ जो है इस वक्त रिले किया जा रहा है। तो ग्राउंड्स की तादाद बहुत कम है। इसी तरह अगर आप देखें अतराफ व अकनाफ में श्रीनगर के, वहाँ भी जो ग्राउंड थे उनकी भी हालत नागुफ्ता बे है। तो इस साल मैंने मॉनिटर किया है कि फुटबॉल जो है इट हैज़ गॉन टू द लोएस्ट एब। तो इसको दोबारा से उभारने के लिए, इसको ज़्यादा मकबूल बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बैसित खिलाड़ी आप क्या सोचते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्राउंड बहुत कम है यहाँ पे, ग्राउंड मिलने चाहिए, तभी तो फुटबॉल खेल सकते, कोई भी स्पोर्ट्स हो, ग्राउंड अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं खेल सकते। अभी अंडर 17 का कैंप हुआ था, नेशनल कैंप, जिसका चीफ कोच थे अशफाक अहमद। उन्होंने यहाँ पे ये जो मैं रग्बी ग्राउंड कह रहा था वहाँ पे इन्होंने एक कैंप लगाया है और बहुत अच्छे खिलाड़ी आगे आ रहे हैं, उनमें कश्मीर का भी एक खिलाड़ी है। तो हमारे यहाँ कितना टैलेंट है फुटबॉल में, नौजवान खिलाड़ियों में। देखिए दानिश फारूक जैसा खिलाड़ी आप खेल चुके हैं, आपकी टीम में खेलते थे, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अब इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुके हैं। तो आपको लगता है कि नौजवान खिलाड़ियों को ज़्यादा इस खेल की तरफ राग़िब करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स देने चाहिए और बड़े बड़े क्लब जो पहले होते थे वो दोबारा, इंस्टीट्यूशंस, डिपार्टमेंट्स होते थे, उनकी अपनी टीमें होती थी, वो दोबारा से आनी चाहिए और नई नई टीमें बननी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलना चाहिए? ये तो ज़रूरी है। अगर इनके लिए गेटवे एक बनाया जाएगा कि पॉलिसी एक होती है कि अगर प्लेयर खेलेगा इनके लिए कुछ जॉब पॉलिसी होनी चाहिए। हर जगह छोटे छोटे ग्राउंड होते थे। देखिए ये एक छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ भी फुटबॉल खेली जा रही है। इसी तरह हर तरफ हम देखते थे, जो मौसम होता था गर्मियों का, उसमें फुटबॉल के टूर्नामेंट हर तरफ होते थे। तो फुटबॉल के लिए आपको कहते हैं ये इट्स ए पुअर मैन्स गेम, इसमें करना कुछ नहीं, एक ग्राउंड है, आपको एक बॉल लेनी है। पेले जैसा खिलाड़ी नंगे पैर खेलता था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो लेकिन अब ये सुनने में आया, आप बता सकते हैं किस हद तक हकीकत है, कि अब लोगों के पास ग्राउंड नहीं है और जो स्पोर्ट्स काउंसिल के पास ग्राउंड्स हैं वहाँ जाने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। 2500 रुपये 1 घंटे के लिए आपको पे करना पड़ता है। तो जब ग्राउंड्स को आप एक कमर्शियल एवेन्यू बनाते हैं, आप पैसा कमाने का एक जरिया बनाया जाता है, तो एक गरीब खिलाड़ी जिसका ये गरीब का खेल है, वो जाएगा कहाँ? आपके मोहल्ले में कोई क्लब है, मेरे मोहल्ले में कोई क्लब है, हम लोग जाते थे पोलो ग्राउंड में जाके खेलते थे। अब आप नहीं जा सकते, यू हैव टू मेक द पेमेंट फर्स्ट। आप किसी ग्राउंड में, बड़े ग्राउंड में नहीं जा सकते, टीआरसी ग्राउंड में नहीं जा सकते विदाउट पेमेंट, पोलो ग्राउंड में विदाउट पेमेंट नहीं जा सकते, बख्शी स्टेडियम में विदाउट पेमेंट नहीं। तो इस सिचुएशन को बदलने के लिए क्या किया जाना चाहिए? गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि फुटबॉल कैसे मतलब ठीक। आपका फेमस खिलाड़ी कौन है, फेवरेट खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अच्छा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपको इसके अलावा यहाँ कश्मीर का फेवरेट खिलाड़ी कौन है और नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? मेरा तो इधर का महराज भाई, महराजुद्दीन वडू। तो हमारे एक टीम में था वसीम फेरोज। कोई मेमोरेबल मोमेंट आपकी ज़िंदगी का, कोई यादगार लम्हा? हम बिहार कप में थे तो 2-1 हम हार रहे थे, फिर मुझे उतारा चेंज में, तो मैंने एक क्रॉस मारी तो हमने वो जीता। अच्छा, मुझे बताइए अगर आप फुटबॉलर नहीं होते तो क्या होते? वो पता नहीं है, ऊपर वाला ही जानता क्या होता मैं। तो कहिए ना, मैं सिर्फ फुटबॉलर ही होता और कुछ होता नहीं। मुझे बताइए ये जो खेल है इसमें आप किस हद तक जाना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं अल्टीमेटली? नेशनल लेवल तक तो पहुंच गए, आपके जहन में रोड मैप क्या है, आगे जाने का रास्ता क्या है और कहां जाना चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है? मैं बस यही कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं।
जैसे दानिश फारूक ने किया। जी। दानिश फारूक के साथ आपने इंटरेक्ट किया, पिछले दिनों भी आए थे, अब दोबारा से आउट ऑफ कंट्री चले गए, तो उनके साथ जब खेलते हैं आपको क्या लगता है उसमें ऐसी कौन सी बात है, कौन सा ऐसा वो चिंगारी है दानिश फारूक में, एक स्पार्क है जो कि बाकी खिलाड़ियों से मुख्तलिफ है, जिससे वो इतने आगे चले गए? दानिश फारूक एक मतलब हमारे टीम में था, वो एक इंजन था हमारे टीम में, मतलब पूरा प्रैक्टिस उसकी बराबर थी, वो उसका अच्छे टाइम पे एक प्लेटफॉर्म मिला जिसकी वजह से वो ऊपर गया। तो आप क्या करना चाहते हैं, आपको भी एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिले, उसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और आपका लाहे अमल क्या है फ्यूचर के लिए? मेहनत तो हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह देखते हैं क्या हो जाएगा। जो खिलाड़ी आपने देखे हैं आज तक, ख़ास तौर पर कोचेस की बात करेंगे, अशफाक अहमद, मेराजुद्दीन वड्डू और अब्दुल मजीद ककरू, इन तीनों को आपने देखा है, इनके साथ आपने ट्रेन भी किया है, तो वक्त बदल गया है। जो ज़माना 10 साल पहले था, अब बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लाइंस पे कोचिंग होती है, बहुत ज़्यादा फिजिकल फिटनेस पे तवज्जो दी जाती है और इसके लिए क्लासरूम में बैठकर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं कि कैसी स्ट्रेटजी होगी, कोचेस का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। तो ये जो खेल जो है, ये इंसानी खेल से किसी हद तक ये मशीनी खेल की तरफ जा रहा है। पूरा आप अगर इंटरनेशनल मैच देखेंगे, वर्ल्ड कप देखिए, ऐसा लगता है जैसे मशीन चल रही है, एक प्री प्लान तरीके से लोग अटैक करते हैं, पोजीशन फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेली जाती है। लेकिन आपने अगर गौर किया होगा, हमारे यहाँ कश्मीर में उतनी पोजीशन फुटबॉल नहीं खेली जाती। हम लोग लॉन्ग फुटबॉल खेलते हैं, लॉन्ग शॉट्स खेलते हैं, बॉल को अपने पास कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, और या तो हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। एक खिलाड़ी आता है, वो 10 को डॉज करने की कोशिश करता है, उसके बाद गोल करना चाहता है। जबकि इंटरनेशनल लेवल पे आप देखिए कि मेसी भी जब भी वो लाइमलाइट में होते हैं, जब भी वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, वो सिर्फ गोल करके नहीं करते, उनके असिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो आपके फेवरेट खिलाड़ी हैं, उनके भी गोल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन असिस्ट उससे ज़्यादा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है गोल करने का, असिस्ट करने का, एक टीम में एक मेंबर, एक मशीन की तरह काम करने का, एक वेल निट, वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करने का, ये प्रोफेशनल अप्रोच कश्मीर के खिलाड़ियों में कब पैदा होगा और इसके लिए किस हद तक इक़दाम उठाने की ज़रूरत है? आप मशीन की तरफ वैसे जाओ कि जब आपका ग्रास रूट लेवल अच्छा होगा। उनका ग्रास रूट लेवल अलग लेवल का होता है, वो नीचे से आते हैं, जबकि इधर का स्टार्ट होता है, यहाँ पे ग्रास रूट लेवल नहीं मिलता है। अब स्टार्ट हो गया है, ये स्पोर्ट्स काउंसिल की एकेडमी चल रही है, JK बैंक की एकेडमी चल रही है, आप उनका देखोगे उनका लेवल SDA उनका ठीक चल रहा है। हाँ, हम मेराजुद्दीन वड्डू जैसे कि पहले था, उस टाइम मतलब बेसिक की प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। तो जमशेद, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो फुटबॉल का मंजरनामा है बेहतर होगा और आप और तरक्की करेंगे। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने फुटबॉल के हवाले से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जमशेद अहमद से हम बात कर रहे थे फुटबॉल के मंजरनामे के हवाले से, और अब प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, आखिर पर ओलंपिक्स की बात फिर से। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने यह ऐलान किया है कि PR श्रीजेश, जो अरसे से भारत के गोलकीपर थे और अब उन्हें रिटायरमेंट का जो है वो इंडिया दे दिया है। 2 ब्रॉन्ज मेडल आ गए अब श्रीजेश के पास। 2021 में भी गोलकीपर थे, इस वक्त भी गोलकीपर हैं। वो होंगे फ्लैग बेरर। उनके साथ होगी डबल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मानू भाकर। तो ये 2 होंगे जिनके पास, दोनों के पास 2-2 ब्रॉन्ज मेडल है क्लोजिंग सेरेमनी पर पेरिस ओलंपिक्स की भारत के फ्लैग बेरर। और इसके साथ ही खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। आपसे कुछ ही देर बाद ये प्रोग्राम YouTube पर अवेलेबल होगा और कल दिन 11:10 पर आप इस प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं DD कशिर चैनल से। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।